नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको कृष्ण चंद्र जी द्वारा लिखित एक कहानी पुंज की क्लियोपैट्रा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। जैसे किसी छोटे से कमरे में कोई हीरा पड़ा हो तो सारा कमरा जगमगाने लगता है, उसी तरह किसी छोटे से शहर में कोई बहुत ही सुंदर औरत पैदा हो जाए तो सारा शहर उसके सौंदर्य से जगमगाने लगता है। गलियों, कूचों, बाजारों, दफ्तरों में उसकी चर्चा होने लगती है। अगर वो अपने मोहल्ले से गुजर कर किसी दूसरे मोहल्ले में जाती है तो सारे शहर में उसकी खबर फैल जाती है। अगर वो कभी किसी बाजार से गुजरती है तो फिर घंटों उस छोटे से शहर के बाजार में कोई काम नहीं हो सकता। किस तरह वो चल रही थी, कौन से कपड़े उसने पहन रखे थे, कौन उसके साथ था, किस तरफ उसकी निगाह उठी थी, ये सब बातें कोई स्कैंडल फैलाने की गर्ज से नहीं की जाती हैं। उन बातों में किसी किस्म की बदनीयती का कड़वापन भी नहीं होता है, बल्कि छोटे से शहर के लोगों में उस अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए एक अजीब तरह का प्यार, एक अजीब तरह का अपनापन पैदा हो जाता है। अपनेपन के साथ ये गर्व भी होता है कि हमारे छोटे से शहर ने इसे पैदा किया है। वो औरत अपने शहर का गौरव और आभूषण समझी जाने लगती है। जरा सी भूल पर क्रुद्ध हो जाने वाले बुजुर्ग और शुद्ध आचरण वाले दढ़ियल इस गर्व से उस स्त्री की मोहब्बतों और बेवफाइयों का जिक्र करते हैं जैसे वे कोई ऐतिहासिक कारनामे हो। मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर होता ज़रूर है कि बहुधा ऐसी औरत सभ्यता की गरिमा से ऊंची समझी जाने लगती है। शायद वो खुद एक सभ्य नियम बन जाती है जिसके नियम प्रचलित सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। शायद ऐसी औरत अपने आप में स्वयं एक मजहब या धर्म होती है, एक छोटी सी जीवन व्यवस्था, अपने आप में पूरी और स्वतंत्र। ऐसी औरत को हर तरह की छूट दे दी जाती है, मगर दूसरी औरत की मामूली से मामूली सामान्य भूल को भी मुआफ नहीं किया जाता। कुछ अजीब हिसाब है। ऐसी स्त्री को पुरुष, समाज, इतिहास सब क्षमा कर देते हैं। याद कीजिए हेलेन, क्लियोपैट्रा और वसुंधरा। हेलेन और क्लियोपैट्रा को तो आप सब जानते हैं, मगर वसुंधरा का नाम आपने नहीं सुना होगा। वसुंधरा पुंछ की रहने वाली थी। शायद बचपन में वो मेरे साथ खेली थी। मुझे कुछ ठीक तरह से वो ज़माना याद नहीं है। उसका घर नान बाइयों के बाज़ार के पीछे था। वहाँ पर एक शिवाला था। उसके सामने बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी थी। फिर हमारे दूर पास के एक रिश्तेदार का घर था जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। कभी कभी मैं उसके घर जाया करता था। कभी कभी वसुंधरा भी वहाँ खेलने के लिए आ जाती थी। मुझे उसके बचपन की सूरत ठीक तरह से याद नहीं, क्योंकि बचपन में वो एक साधारण हंसमुख लड़की रही होगी, जैसी दूसरी साधारण सुंदर लड़कियाँ होती हैं। कौन याद रखता है? फिर यह भी बहुधा देखा गया है कि बचपन में जो लड़कियां अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं, जवानी की सीमा में आते ही उनका हुलिया अजीब तरीके से बदल जाता है और वे उतनी खूबसूरत और हसीन मालूम नहीं होती। और अक्सर ये भी देखा गया है कि बचपन में जिन लड़कियों की शक्ल व सूरत मामूली होती है, बड़े होकर भी वे मामूली शक्ल व सूरत की रहती हैं। मगर कभी कभार इन्हीं मामूली शक्ल व सूरत की लड़कियों में कोई एक ऐसी लड़की पैदा हो जाती है जिसकी सुंदरता जवानी की हदों को छूते छूते ही आंखों में चकाचौंध पैदा करने लगती है। वसुंधरा एक ऐसी ही लड़की थी। बचपन में मैंने कई बार देखा था, कई बार साथ खेला भी था, कभी ख्याल ही नहीं किया। कई वर्ष गुजर गए, वो 14 वर्ष की हो गई। ये सुना कि वसुंधरा बहुत खूबसूरत निकल रही है, फिर भी कुछ ख्याल नहीं किया। खूबसूरत लड़कियों वाले शहर में एक और लड़की का खूबसूरत निकल जाना कोई अचंभे की बात तो नहीं। फिर जब उसके हुस्न के चर्चे बढ़ने लगे तो उसके बाप मदन सिंह ने, जो एक सुनार था, जल्दी से उसका ब्याह अपनी बिरादरी के एक लड़के गोपाल सिंह से कर दिया। गोपाल सिंह भी एक सुनार था और पुंछ के बाजार में ही उसकी दुकान थी, और वो खुद भी शक्ल व सूरत का बहुत अच्छा था और घर का खाता पीता था। मगर कोई खास बात न थी। बस शादी हो गई, कहीं कोई हलचल पैदा नहीं हुई। लोग उस शादी को दूसरे दिन ही भूल गए। शादी के बाद वसुंधरा का रंग रूप एकाएक ऐसा निखरा कि नगरी में चारों तरफ उसके चर्चे होने लगे।
उसके सुनहरी बालों, बड़ी बड़ी मस्त आँखों और पिघले हुए सोने की सी सुनहरी रंगत का बार बार जिक्र होने लगा। उसके कद की, उसकी चाल की, उसके कपड़ों की तारीफ होने लगी। उसके मोहल्ले के 100 फेरे किए जाने लगे। लोग घंटों वसुंधरा की एक झलक देखने के लिए बेताब रहने लगे। जिधर से वो गुजर जाती, जिस घर में वो जाती, जिधर से उसे गुजरना होता, यार लोग घंटों पहले उस जगह के चक्कर लगाने लगते थे। शादी के बाद 6 माह में उसके सौंदर्य का शोहरा बच्चे बच्चे की जुबान पर था। होते होते वसुंधरा की सुंदरता का शोहरा दरबार तक जा पहुंचा, राजमहलों तक पहुंचा। इत्तेफाक से एक स्टेट सेक्रेटरी का घर वसुंधरा के माँ बाप के घर के बिल्कुल सामने स्थित था। वसुंधरा के माँ बाप का घर 1 मंजिला और मामूली सा था। स्टेट सेक्रेटरी का घर वसुंधरा के घर से बहुत बेहतर था, मगर था वो भी 1 मंजिला। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब भी वसुंधरा अपने माँ बाप के घर आती, और चूंकि दोनों घर अर्थात मैके के और ससुराल के एक ही शहर में थे, इसलिए वसुंधरा दिन में 2-1 चक्कर तो अपने मैके के लगाती ही थी। तो उसके आगमन के कुछ देर बाद ही कुंवर जी शाही गारद के सवारों की अर्दल में घोड़ा दौड़ाते हुए स्टेट सेक्रेटरी से मिलने के लिए चले आते। केवल मुलाकात करने के लिए या कोई रियासती मशविरा करने के लिए, ये तो हमें नहीं मालूम कि क्या होता था। हाँ, हौले हौले उस स्टेट सेक्रेटरी का घर 2 मंजिला हो गया और वसुंधरा के माँ बाप का घर भी 1 मंजिला से 2 मंजिला हो गया। स्टेट सेक्रेटरी के घर का सारा साज व सामान भी बदल गया। वसुंधरा के घर की दूसरी मंजिल पर टीन की छत पड़ गई, जो पुंछ में खुशहाली की आबरू समझी जाती थी। वसुंधरा की चाल ढाल में एक शहजादियों सी शान और शौकत आ गई। वसुंधरा थी एक मामूली सुनार की लड़की, एक साधारण सुनार की स्त्री, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि वो परियों की रानी मालूम होती थी। एक बार हम लड़कों ने उसे भतिया के जंगल से वापस आते हुए देखा था, जहाँ वो कुंवर जी के साथ शिकार खेलने गई थी। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों से उठ उठ कर हवा में लहरा रहे थे और उसका खुशियों से गुलनार चेहरा डूबते हुए सूर्य की लाली से दमक रहा था। वो राजकुमार के साथ साथ काले रंग के एक बैलर घोड़े पर सवार, केसरिया रंग की बिरजिस और खुले कॉलरों का रेशमी ब्लाउज पहने हुए थी और कोई पाकिस्तानी शहजादी मालूम होती थी। ये तो वो वसुंधरा ही न थी जो बचपन में मेरे साथ खेलती थी। उसकी निगाह आकाश पर थी और उसके घोड़े के सुम भी जमीन से लगते मालूम नहीं होते थे। अजब हुस्न व इश्क के दिन थे, जैसे सारा शहर इस इश्किया दास्तान में उलझा हो। दिन किसी उपन्यास के पृष्ठों की तरह दिलचस्प और रोमांटिक थे। कोई और बात ही न होती थी। फिर सुना कि कुंवर जी को एक बारगी इंग्लैंड भेज दिया गया है उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। हर एक का दिल धक से रह गया। प्रत्येक व्यक्ति ने वसुंधरा के दिल की पीड़ा और दुख को महसूस किया। इश्क की सहानुभूति और मजबूरी से हर शख्स चूर चूर था। हर शख्स ने वसुंधरा की आंखों में आंसू देखे। मुमकिन है वहाँ कोई आंसू न थे, मगर हम सब ने उसकी आंखों में आंसू देखे और एक सुंदर औरत के विरह की आग को अपने दिल में महसूस किया। चंद माह बाद सुना कि वसुंधरा एक बहुत बड़े अफसर की कोठी के आलीशान बाग में टहलती देखी गई। वजीर मानिक राय एक सुंदर डोगरा राजपूत था और जम्मू के एक ऊंचे खानदान का व्यक्ति था और हाकिमों के तबके से ताल्लुक रखता था। मंत्री होने के नाते उसके हाथ में ताकत भी थी, क्योंकि राजा साहब कुछ महीनों से बीमार थे और कुंवर जी लंदन में थे, इसलिए रियासत की पूरी ताकत खींचकर मंत्री के हाथ में चली आई थी। चांदनी रातों में फव्वारा बाग की रविशों पर लचकते हुए 2 रोया फूलों की क्यारियों में टहलते हुए वसुंधरा और मानिक राय को लोगों ने छुप छुप कर देखा और फिर प्रधानमंत्री और वसुंधरा की मोहब्बत की दास्तानें दोहराई जाने लगीं, जैसे वसुंधरा ने कोई बेवफाई न की हो, बल्कि कोई दूसरा इलाका फतह कर लिया हो। उसकी फतह के शादियाने हर दिल में थे। सारा शहर खुशियां मना रहा था। अब दरबार वसुंधरा के मायके में लगता था। रियासत के कितने ही फैसले जो उस आला अफसर को खुद ही करने चाहिए थे, वसुंधरा खुद करती थी। हाकिमों के तबादले और तरक्कियां और पदच्युति और इनाम व इकराम और क्या कुछ, सारे शहर में वसुंधरा का बोलबाला था।
मैं उन दिनों मैट्रिक पास करके आगे पढ़ने के लिए लाहौर चला गया था और फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में फर्स्ट ईयर क्लास में दाखिल हो गया। 2 साल बाद जब पुंछ आया तो नक्शा ही बदला हुआ था। मंत्री मानिक नायक की जगह नायब रेजिडेंट बहादुर ने ले ली थी। पुंछ में रेजिडेंसी की एक शाखा थी। यहाँ पर एक नायब रेजिडेंस रहता था। तमाम महत्वपूर्ण विषयों में वो राजा साहब को मशवरे देता था और बहुधा उसके मशवरों पर अमल होता था। जब वसुंधरा ने उस अंग्रेज रेजिडेंट का दिल जीत लिया और जब रेजिडेंट बहादुर साहब का घोड़ा वसुंधरा के मायके के गिर्द, जो अब 3 मंजिला हो चुका था, देखा गया तो आश्चर्य की एक लहर सारे शहर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे पूरी बरतानवी सल्तनत का सिर एक हिंदुस्तानी लड़की के कदमों में झुक गया। इससे पहले ऐसी घटना बूढ़े बुजुर्गों की स्मृति में न थी। ये तो पहली बार ऐसा हुआ था कि रेजिडेंट बहादुर खुद चल के शहर के अंदर किसी हिंदुस्तानी के घर गए थे, वरना तो खुद राजा साहब को भी जब कोई मशवरा लेना होता तो वे रेजिडेंसी में जाते थे। 2 साल बाद जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में पुंछ पहुंचा तो वसुंधरा के हुस्न व जमाल का शोरा उन्नति के शिखर पर था। अंग्रेज रेजिडेंट से इश्क करके वसुंधरा ने गोया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की सीमाओं को छू लिया था। मैं उसे देखने के लिए बहुत बेताब था। इस दौर में मैंने मादाम बोवारी पढ़ ली थी और बहुत बहुत से फ्रांसीसी उपन्यास, और मैं अब उन मशहूर फ्रांसीसी सुंदरियों के नामों से भी परिचित हो चुका था जिनकी द्योड़ियों पर फ्रांसीसी कैबिनेट के बड़े बड़े वजीर सर झुकाते थे। हमारे शहर की भी एक औरत थी ऐसी ही। मुझे उसने देखना ही चाहिए करीब से, मगर कैसे देखूं? मैंने अपने दोस्त अमरजीत सिंह से इसका जिक्र किया, जो खोड़ी नाड़ में रहता था, जिसके घर के चारों तरफ घने पेड़ों वाला एक बाग था और जिसके पिछवाड़े में एक पहाड़ी नाला शोर मचाता हुआ बहता था और जो बहुत दूर से शायद वसुंधरा का रिश्तेदार भी होता था। अमरजीत ने थोड़े टाल मटोल के बाद मेरी बात मान ली और एक रोज़ किसी दावत में उसने वसुंधरा को और उसके मायके वालों को अपने घर खाने पे आमंत्रित किया और उस दावत में मुझे भी खाने के लिए बुलाया। मुझे याद नहीं कि मैंने उस दावत में वसुंधरा से कोई बात की हो। एक तो मैं उम्र में उससे 4-5 साल छोटा था, दूसरे अभी बिल्कुल कच्चा और शर्मीला था, तीसरे शायद सुंदरता के रौब ने जुबान बंद कर दी थी। खाने के बाद हम अमरजीत के बाग में टहलने के लिए निकले। वे गर्मियों के दिन थे। बाग में सफ़ेद और पीली चमेली फूली हुई थी, पेड़ों पर खुबानियाँ गदराई हुई थीं और अनार की कलियों से सारा चमन याकूत रंग था। टहलते टहलते वसुंधरा ने खुबानी के चंद पेड़ों के नीचे खड़े होकर ऊपर देखा और कहने लगी, खुबानियाँ उम्दा मालूम होती हैं। दूसरे लम्हे एक पेड़ पर अमरजीत चढ़ गया, दूसरे पर मैं। चंद मिनटों बाद हम दोनों ने बारी बारी वसुंधरा के सामने घास के एक तख्ते पर सैकड़ों खुबानियाँ ढेर कर दीं। थोड़ी देर में अमरजीत का एक चचा, जो उसके घर में ही रहता था, और किसी और दरख्त से नीचे उतरा और वसुंधरा के सामने खुबानियों का बहुतेरा ढेर लगाकर झेपता हुआ वापस चला गया। वो लगभग 60 बरस का रहा होगा। उसके बाल सफ़ेद थे और जब वो चला गया तो वसुंधरा नटखट लहजे में बड़े ज़ोर से हंसने लगी। फिर एकदम से उसने अपनी उंगली मेरे गाल पर रख दी और बोली, अरे किसने? बचपन में तेरे गाल पर यहाँ एक गड्ढा पड़ता था, वो क्या हुआ? मैं इस कदर झेपा कि चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया। जल्दी से वहाँ से भाग लिया। मैं एक शब्द भी तो नहीं उससे कह सका, बस उठकर वहाँ से भाग गया। दूर तक उसकी हंसी के चमेली के फूल मेरे कानों में गिरते रहे। उसके बाद मैंने वसुंधरा से मिलने की कभी कोशिश नहीं की। हाँ, उसकी वो उंगली मैंने अभी तक संभाल के रखी है, दिल के किसी गड्ढे में, क्योंकि अब तो मेरे गालों में गड्ढा नहीं पड़ता है जो कभी बचपन में था, और मैं बहुत बदल गया हूँ, मगर दिल में कई गड्ढे हैं। वो उंगली शहद की किसी कलम की तरह अब भी रातों के अंधेरे में मेरे गाल को छूती है और नटखट स्वर में मुझसे पूछती है, किसने? तेरे गाल का वो गड्ढा कहाँ गया? वसुंधरा से किसी को शिकायत नहीं थी। ये कि वो बेवफा थी, ये कि उसने कई बार मोहब्बत की थी, ये कि उसने बहुत सी मोहब्बतों को ठुकरा दिया था, ये कि उसने सिर्फ ऊंची जगहों पर इश्क किया। किसी को उससे शिकायत नहीं थी। हम सब उसके शुक्रगुजार थे कि वो हम में पैदा हुई। ऐसा लगता था जैसे हम में से हर एक को उससे अलग अलग इश्क है। कुछ तो उसके इश्क की दास्तानें सच्ची भी थीं, कुछ गढ़ ली जाती थीं। हौले हौले चंद सालों में वसुंधरा हमारे शहर की एक लेजेंड बन गई।
मगर उसके शौहर को उससे बहुत शिकायत थी। वो खुद बेहद सजीला नौजवान था, इसलिए उसका गिला जायज़ था कि सिर्फ उससे इश्क क्यों नहीं करती है, जबकि वो खासा खुशहाल भी है। वो बेवफा और हरजाई क्यों है? लोग क्यों उसके हुस्न के गीत गाते हैं, उसके फिराक में आहें भरते हैं, उसे देखकर ठट से ठट बांध कर खड़े हो जाते हैं। हौले हौले उसका अपना कोई व्यक्तित्व न रहा था। वो अब केवल वसुंधरा का पति था। हर समय उसके दिल में एक अजीब व गरीब लड़ाई चलती रहती। वो वसुंधरा से अत्यंत प्रेम करता था और वसुंधरा भी उससे करती थी। वो कहीं भी जाती आखिर को तो उसके पास ही आती थी ना। वही तो उसका पति था और कोई दूसरा ना हो सकता था। मगर कभी कभी उसको इतना गुस्सा आता कि उसका दिल वसुंधरा को पीटने के लिए चाहने लगता। मगर वसुंधरा को देखते ही उसका दिल पिघल जाता और वो उसे मारने के बजाय उसके कदमों में झुक जाता। मगर वसुंधरा के कदमों में झुकते हुए भी दुनिया वालों के लिए उसका क्रोध बढ़ जाता। वो सारी जिम्मेदारी बाहर की दुनिया पर डाल देता, जो वसुंधरा के विचित्र सौंदर्य से प्रभावित होकर इस जोड़े के गृहस्थ जीवन को बिगाड़ती है और इन दोनों को चैन से नहीं रहने देती। जब इस तरह वसुंधरा के 3-4 किस्से हो गए और जब रेजिडेंट बहादुर वाला रोमांस जोर पकड़ने लगा, तो वसुंधरा के पति ने शहर छोड़ने की ठान ली। वो पुंछ छोड़ देगा और हसीन बीवी को लेकर कहीं और चला जाएगा, किसी दूर दराज के इलाके में, जहां इस शहर के हुस्न व इश्क की चर्चा की छाया भी उन तक ना पटके। उसने पुंछ छोड़कर जाने की बात ठान ली और हौले हौले उसने वसुंधरा को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। पहले तो वसुंधरा पुंछ छोड़ने के लिए कदापि तैयार न थी, लेकिन जब गोपाल ने उसे छोड़ देने की धमकी दी तो आखिर औरत थी, राजी हो गई और अपने शौहर के साथ रजौरी जाने को तैयार हो गई। चुपके चुपके वसुंधरा के पति ने जाने की सारी तैयारी कर ली। उसने किसी को नहीं बताया कि वो पुंछ छोड़ रहा है। वसुंधरा को भी उसने खबरदार कर दिया था कि ये बात किसी को न बताए। मगर न जाने किस तरह से ये खबर सारे शहर में फैल गई। हर जगह जगह नाकों और नुक्कड़ों पर और बाजारों में और गली कूचों में और दफ्तरों में ये जिक्र होने लगा कि गोपाल वसुंधरा को लेकर जा रहा है, हमेशा के लिए पुंछ छोड़ रहा है और कौन उसे मना कर सकता है। गोपाल वसुंधरा का पति है और वसुंधरा अपने पति के साथ जा रही है। सारे शहर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। सब सन्न थे मगर मुंह से कुछ कह नहीं सकते थे। एक दूसरे से कानाफूसी में बातचीत करते थे। सबके चेहरे सहमे हुए थे, जैसे शहर पर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली हो। जाने का वक्त आ गया। वसुंधरा के पति ने सुबह सवेरे सारा सामान 6 खच्चरों पर लदवा कर उन्हें पहले से रवाना कर दिया निगाली साहब की तरफ। जाने से पहले वे दोनों निगाली साहब के गुरुद्वारे में हाजिर होकर अपने अपने पापों से मुक्त होंगे और फिर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए रजौरी चले जाएंगे। निगाली साहब का गुरुद्वारा शहर से 4 मील बाहर एक रमणीक पहाड़ी मुकाम पर था। रास्ता कठिन था। एक जगह पर एक खतरनाक नाले पर लकड़ी का एक पुल आता था। उसे पार करने के बाद एक भयानक उतराई उतरकर पुंछ के दरिया के एक हिस्से को पैदल चलकर पार करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर दरिया का पाट इतना चौड़ा था कि यहाँ पर कोई पुल न था। इसीलिए वसुंधरा के पति ने सामान वाले खच्चरों को सुबह सवेरे निगाली साहब की तरफ रवाना कर दिया। उनसे कह दिया कि वो शहर से 2 मील बाहर कोठानी के पुल के पास उसका इंतज़ार करें। 2 घोड़े उसने अपने लिए और वसुंधरा के लिए रख लिए और फिर वसुंधरा को लेकर उसके मायके वालों से विदा करा के शहर से बाहर जाने लगा। वसुंधरा और उसका पति दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार, अपने ख्यालों में गिरफ्तार शहर की सीमा से बाहर निकल गए। डुंग्स के चश्मे के आगे जाने वाले रास्ते पर निकल आए। अब शहर की इमारतें खत्म हो चुकी थीं। धान और मक्का के खेत शुरू हो गए थे, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का रास्ते में कच्चे मकान दिखाई देते और सफरी चाय खाने। रास्ते में सन्नाटा था और वसुंधरा सिर झुकाए घोड़े की बाग ढीली रखे कुछ सोचती चली जा रही थी। उसे आज अपना शहर छोड़ते हुए कितना अजब मालूम हो रहा था। वो क्या कर सकती है, जाना तो उसे होगा ही। एक तरह से ठीक भी है। शहर बहुत पीछे रह गया। खेत, दुकान, कच्चे मकान भी पीछे रह गए। अब पहाड़ी रास्ता था। एक कच्ची पगडंडी सी पहाड़ के सीने पर रेंगती हुई ऊपर जा रही थी। इस पहाड़ की दूसरी तरफ कोठानी का खतरनाक नाला था, जिसे पार करके वे निगाली साहब की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर निगाली साहब में सीस नवा के वे नई जिंदगी की तरफ रजौरी की जानिब बढ़ जाएंगे।
अब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। सुनसान रास्ते, वीरान जंगल, कहीं कहीं पेड़ों के नीचे पहाड़ी गरड़ियों के खामोश गल्ले ढलवानों पर चढ़ते हुए वसुंधरा के दिल से एक आह निकली और वे दोनों पहाड़ी ऊंचाई का मोड़ काट के पहाड़ की दूसरी तरफ चले गए, जहां कोठानी नाले पर लकड़ी का पुल था। पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर एकाएक उन्हें लोगों की एक भीड़ दिखाई दी। बहुत लोग थे, 500 के करीब होंगे। नहीं, 1000 से ऊपर होंगे। नहीं, 2000 के करीब होंगे। अरे नहीं भाई, 3000 से भी ऊपर होंगे। ये उसके अपने शहर के लोग थे और इतनी बड़ी तादाद में रास्ते में खड़े थे कि उनकी ओट में लकड़ी का पुल छिप गया था। वे दोनों जब उन लोगों के करीब पहुंचे तो किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। भीड़ ने छटकर उन्हें रास्ता दे दिया। एक ने वसुंधरा के घोड़े की बाग थाम ली, किसी दूसरे ने दूसरे घोड़े की बाग अपने हाथ में ले ली और आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहे बगैर वे लोग उनके साथ चलने लगे। वसुंधरा के पति ने आश्चर्य से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? निगाली साहब, एक शहरी ने जवाब दिया और गोपाल के साथ साथ चलने लगा। वसुंधरा का पति हैरत में था। ये क्या माजरा है? मगर कोई उससे पूछताछ न करता था, न कोई वसुंधरा से बात करता था। वे सब लोग एक काफिले की सूरत में खामोशी से उनके साथ चल रहे थे। बहुत जल्द ही वे लोग कोठानी के लकड़ी के पुल के करीब पहुंच गए, जो एक भयानक गहरे नाले की खड्ड के ऊपर स्थित था। मगर कुछ देखकर वसुंधरा के पति के मुंह से आश्चर्य की चीख निकल गई। हुआ ये कि नाले का पुल खड्ड के अंदर गिरा हुआ था और पानी उसके ऊपर बह रहा था। पुल टूट गया, एक साहब बड़ी गंभीरता से बोले। सचमुच, दूसरे साहब ने गोपाल को बताया। देखिए, पुल टूट गया है। तीसरे साहब, जो वसुंधरा के घोड़े की बाग थामे थे, अफसोस से सिर हिलाकर बोले, अब हम लोग निगाली साहब कैसे जाएंगे? पुल तो टूट गया है। वसुंधरा का पति दिल ही दिल में गुस्से से पेंच व ताव खा रहा था। इन कमबख्तों ने खुद ही पुल तोड़ डाला और अब मुझे किस भोलेपन से बता रहे हैं कि पुल टूट गया है। ये खुद हमारा रास्ता रोक रहे हैं और अपनी बुद्धि से मुझे बता रहे हैं कि वो तो किसी तरह की दिलचस्पी हमारे जाने या ना जाने से रखते ही नहीं। मगर ये सब लोग यहाँ आ कैसे गए? वो हैरान था। इन लोगों में सिर्फ नौजवान ही नहीं थे, बुढ़े और अधेड़ उम्र के लोग भी थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी, डोगरे भी और कश्मीरी पंडित भी, रंगीन तबीयत भी और उदास तबीयत भी, ऐसे लोग भी जिनके चाल चलन पर आज तक किसी ने उंगली ना रखी थी। उनमें दुकानदार भी थे और छोटे मोटे हाकिम भी, बागों के माली और गरड़िए भी और वे लोग भी जिनकी सूरत तक से वो परिचित नहीं था। वे सब लोग उसे रोकने के लिए आए थे। उसके दिल में एक अजब जंग सी होने लगी। इतने लोगों के आने की उसे खुशी भी थी और गुस्सा भी था और दोनों भाव एक दूसरे से गुथे हुए थे। मगर मैं तो जाऊंगा, उसने अंत में दांत पीस कर कहा। मगर जाओगे कैसे? पुल तो है नहीं और खड्ड गहरी है और उस खड्ड पर पुल बनाने के लिए कम से कम 2 माह दरकार होंगे, एक ने कहा। हाँ ठीक है, 2 माह बाद चले जाना, दूसरा बोला। बुढ़े कासिम जू ने कहा, मेरी बेटी की शादी अगले माह में होगी, उसके जेवर कौन तैयार करेगा? और मेरी बहन कहती है, मैं तो गोपाल के हाथ की बनाई हंसली ही पहनूंगी अपनी शादी में, और तुम चले जा रहे हो। चौथा बोला, ये 16 तोले सोना है, मेरी बीवी के लिए 2 गोखरू बना दो, जैसे तुमने ठाकुर दयाल सिंह की बच्ची के लिए तैयार किए हैं। बिल्कुल उसी डिज़ाइन के बनने चाहिए गोपाल। तुम हमारे शहर के सबसे अच्छे सुनार हो, ये काम तो तुम्हें अपनी भाभी की खातिर करना ही होगा। ठाकुर जगजीत सिंह कपड़े की एक छोटी सी पोटली में बंधा हुआ सोना उसके हाथों में देने की कोशिश करने लगा। एकाएक उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। कोई सोना लाया था, कोई चांदी, अमीर और गरीब सब मिलकर उसको काम दे रहे थे। वे उसे जाने से नहीं रोक रहे थे, वे उसे इतना काम दे रहे थे कि वो अगले मास तो क्या, अगले 2 साल में भी उस काम को पूरा नहीं कर सकता था। जो कुछ उन्होंने कहा था वो इतना ज़रूरी नहीं था जितना वो ज़रूरी था जो उन्होंने उससे नहीं कहा था, और जो कुछ उन्होंने उससे नहीं कहा था उसने उसके दिल को पकड़ लिया था। उसे अपना गला बंद होता मालूम हुआ। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वे उसे सोने चांदी की रिश्वत नहीं दे रहे थे, प्यार की रिश्वत दे रहे थे। हम तुम्हें जाने ना देंगे, किसी तरह जाने ना देंगे। वसुंधरा के नेत्रों में जल छलक आया था। उसने अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया।
अच्छा, अब मैं कभी ये शहर छोड़कर ना जाऊंगा। वसुंधरा का पति भी अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगा। एकाएक नौजवान उछलने लगे और ढोल बजाने लगे और सब मिलकर पहाड़ी गीत गाने लगे। घोड़ों की बागें वापस फेर दी गईं। और यूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े जुलूस और जश्न देखे हैं, मगर मुझे उस चमकीले रोज़ वाला वो छोटा सा पहाड़ी काफिला कभी नहीं भूलता, जब एक छोटे से शहर के लोग अपने शहर की खूबसूरती को वापस लेकर आए थे। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र जी द्वारा लिखित एक कहानी पुंच की क्लियोपैट्रा। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।